दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अर्धचालकों में विद्युत का चालन, अर्धचालकों में विद्युत का चालन। आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे ठोसों में चुंबकीय गुण। सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो ठोस होते हैं उन ठोसों में चुंबकीय गुण क्या होता है या उस चुंबकीय गुण को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं यदि कोई भी एक ठोस है तो उस ठोस में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यदि वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी कारण नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? गति करते हैं या नाभिक के चारों ओर चक्रण करते हैं। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्रण करते हैं या गति करते हैं। चक्रण और गति करने के कारण, उन गतियों के कारण उन इलेक्ट्रॉनों में क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण जितने भी वे यौगिक होते हैं, वे यौगिकों में पाए जाने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स एक छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। यानी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वे नाभिक के चारों ओर चक्रण करते हैं, गति करते हैं, तो वे सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि छोटे से चुंबक की भांति क्या करते हैं? अपना व्यवहार करते हैं। तो चुंबक के समान व्यवहार दर्शाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण की श्रेणी में। अब हम जो चुंबकीय आघूर्ण है उनके पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ठोसों में चुंबकीय गुण। तो देखिए, ठोसों में चुंबकीय गुण। सबसे पहले यदि हम बात करें भाई ठोसों में चुंबकीय गुण क्या होता है, तो हम ये कहेंगे ठोस पदार्थों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यानी जो भी ठोस पदार्थ है उन ठोस पदार्थों में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, यानी वे युग्म के साथ में नहीं है, केवल अकेले हैं, तो वे कैसे इलेक्ट्रॉन है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वे क्या करते हैं कि जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वे इलेक्ट्रॉन नाभिक के, यानी जो उसकी नाभिक है उस नाभिक के चारों ओर, यानी नाभिक के चारों ओर कक्षीय, नाभिक के चारों ओर कक्षीय। अब देखो, यदि हम बात करेंगे जो भी ठोस पदार्थों में पाए जाने वाले जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उपस्थित होने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वह नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? कक्षीय गति करते हैं। क्या करते हैं? कक्षीय गति करते हैं। तो नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करते हैं। एवं जो ये कक्षीय गति होती है, इन कक्षीय गति के कारण उनमें चक्रण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चक्रण उत्पन्न होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कक्षीय गति करते हैं एवं अपने अक्ष पर चक्रण प्रदर्शित करते हैं। और जब वे चक्रण कक्षीय गति करते हैं तो उनमें क्या होता है? चक्रण उत्पन्न होता है और वे चक्रण प्रदर्शित करते हैं। अब जो चक्रण प्रदर्शित करने का बात है तो उसमें क्या कहते हैं कि इन गतियों के कारण जो भी उनमें पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, कि इन गतियों के कारण इनमें पाए जाने वाले जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, इन गतियों के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इन गतियों के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करते हैं? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न
करते हैं। अब जो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वे क्या करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करने के कारण जो भी ठोस पदार्थ होंगे वे एक सिंपल किसकी भांति कार्य करेंगे, एक सामान्यतः चुंबक की भांति कार्य करेंगे। तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, चुंबकी, कि इन गतियों के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण जिससे इलेक्ट्रॉन यानी इसमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं तो वे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, तो जिससे इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल सा हमें यही देखना है कि हम ठोसों में चुंबकीय गुणों की बात करते हैं कि आपके पास में जितने भी ठोस पदार्थ हैं उसमें उपस्थित होने वाले जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वह नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, कक्षीय गति करते हैं एवं अपने अक्ष पर क्या करते हैं, चक्रण प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इन गतियों के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, चुंबकीय आघूर्ण को उत्पन्न करता है, और जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वे एक छोटे चुंबक के समान व्यवहार करते हैं। तो ये चीज इसमें आती है ठोसों के चुंबकीय गुण में। अब सबसे पहले यदि हम इनकी बात करें कि इसमें कक्षीय गति क्या है या इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति क्या प्रदर्शित होती है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। अब देखो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति है उस इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति में हमें यह देखना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति हम किस प्रकार से कहेंगे। यदि आपके पास में कोई एक यौगिक है, इस यौगिक में जैसे ये कह दिया आपके पास में एक यौगिक है और उसके लिए क्या है, नाभिक है। अब इस नाभिक के चारों तरफ ये कक्षक होंगे और यहाँ पे जो ये कक्षक है इन कक्षकों में ये कहेंगे ये तो इसका क्या हो गया, नाभिक हो गया। क्या हो गया, नाभिक। अब ये इसका नाभिक है और नाभिक होने के बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गुणन करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गुणन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गुणन करने के कारण ये इसमें क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा। क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो इसमें कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कक्षीय गति करेंगे। क्या करेंगे, कक्षीय गति, जिसमें इलेक्ट्रॉन कक्षों के ओर क्या करते हैं, गुणन करते हैं। तो क्या हो जाती है, कक्षीय गति हो जाती है। अब हम करते हैं चक्रण गति की बात। चक्रण गति में क्या होता है कि ये सिंपल सी एक चीज है कि यहाँ पे मान लिया कोई नाभिक है। अब नाभिक में क्या है, चारों तरफ आपके रूप में क्या पाए जाते हैं कि ये कक्षक पाए जाते हैं। अब इन कक्षकों में मान लो इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वे चक्रण के रूप में होंगे। अब चक्रण के रूप में क्या होंगे कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये किस रूप में है, चक्रण के रूप में। चाहे वह क्लॉकवाइज हो चाहे वह एंटी क्लॉकवाइज हो, चाहे दक्षिणावर्त गुणन करे चाहे वामावर्त गुणन करे, तो वह कैसी गति होती है, चक्रण गति होती है। कैसी गति होती है, चक्रण गति होती है। तो आप इस चक्रण में ऐसा बता सकते हो कि चक्रण के रूप में ये लिख सकते हो ये चुंबकीय आघूर्ण होता है और इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। तो ये इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति है और ये क्या हो जाएगा, आपका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें आपको ये दोनों चीजें थी कि भाई चक्रण गति क्या है या आपके पास में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति क्या, दोनों के बारे में हमें अच्छी तरह से जानना है। अब इसके बाद में जो आप कहते हो कि जो भी आपके पास में चुंबकीय आघूर्ण होता है उस चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है या उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो उसके बारे में हमें देखना है। तो चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। चुंबकीय आघूर्ण के लिए सूत्र। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण है, सबसे पहले जो भी आपके पास में चुंबकीय आघूर्ण होता है उस चुंबकीय आघूर्ण को हम किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, म्यू से। अब यदि आपको इसमें म्यू निकालना है यानी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह होता है आपके पास में रूट n कोष्टक n+2। क्या होता है, रूट n कोष्टक n+2। तो ये चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है। यहाँ पे जो n होता है तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो n है वे तो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप ये लिख सकते हो कि n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और म्यू यहाँ पे क्या है, वह है चुंबकीय आघूर्ण। क्या है, चुंबकीय
आघूर्ण। तो म्यू यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण होता है और n क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस सूत्र से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। और इसकी जो इकाई होती है वह होती है बीएम। बीएम को बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। तो म्यू का ज्ञात करने का सूत्र ये होता है और इसकी इकाई क्या लिखी जाती है, बोर मैग्नेटॉन लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, बोर मैग्नेटॉन लिखी जाती है। अब यदि आपको ऐसा बोल दिया जाए कि एक बोर मैग्नेटॉन बराबर क्या होता है, तो एक बोर मैग्नेटॉन को हम निकाल सकते हैं। एक बोर मैग्नेटॉन यदि आपको लिख रखा है कि यदि आपके पास में है एक बोर मैग्नेटॉन, तो देखो एक बोर मैग्नेटॉन बराबर क्या होता है, EH अपॉन 4πmc। ये एक बोर मैग्नेटॉन ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब एक बोर मैग्नेटॉन ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि E क्या है, H क्या है, M क्या है और C क्या है, सबको हमें पहचान करनी है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे स्टार करके। नंबर 1 हम बात करते हैं E की, कि यहाँ पे E क्या है। तो E के लिए हम यहाँ ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब E आवेश हो गया। अब E के बाद में यहाँ पे क्या बचा, H बचा। H को बोलते हैं प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक। H बराबर प्लांक नियतांक। अब प्लांक नियतांक के बाद में क्या बचा, M और C बचा है। यहाँ पे जो M होता है वह द्रव्यमान होता है और C क्या होती है, प्रकाश की गति होती है। तो M बराबर क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और C क्या है, प्रकाश की गति। तो इन से हम एक बोर मैग्नेटॉन का मान ज्ञात कर सकते हैं कि E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, H यहाँ पे प्लांक नियतांक है, M यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और C यहाँ पे प्रकाश की गति है। तो ये होता है आपके एक बोर मैग्नेटॉन ज्ञात करने का सूत्र। हमें केवल इसके बारे में ध्यान देना है कि म्यू यानी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, रूट n कोष्टक n+2 होता है और इसमें n है वह युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और म्यू क्या है, यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण है। केवल ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इसको हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। और इसकी जो इकाई होती है वह बोर मैग्नेटॉन होती है और एक बोर मैग्नेटॉन ज्ञात करने का सूत्र यह है। अब देखो इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। अब जो ठोस है उनमें चुंबकीय गुणों की बात करते हैं। तो ठोसों में चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर इनके कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 5 भागों में बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी आपके सामने टॉपिक है उसको आप क्रमबद्ध समझें और उसके साथ साथ नोट्स बनाएं। यदि किसी भी टॉपिक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें और उसका आपको प्रत्युत्तर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ठोसों में जो भी आपके पास में चुंबकीय गुण थे उन चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। अब ठोसों में चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर ठोसों को 5 भागों में बांटा गया है। अब इसके जो 5 भाग हैं उनकी हम बात करेंगे सबसे पहले कि इसके 5 भाग हैं कौन कौन से। तो जो भी आपके पास में ठोस हैं उनको चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। उनमें सबसे पहला होता है अनुचुंबकीय ठोस। नंबर सेकंड होता है, 1 नंबर अनुचुंबकीय है तो 2 नंबर प्रतिचुंबकीय ठोस। नंबर 3 जो इसमें है वह है लोहा चुंबकीय। और नंबर 4 है प्रतिलोहा चुंबकीय। नंबर 5 है फेरी लोहा चुंबकीय बोल सकते हैं इसको हम, फेरी लोहा चुंबकीय।
फेरी लोहा चुंबकीय। अब देखो ये 5 टाइप्स है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, और उसके बाद में लोहा चुंबकीय, प्रतिलोहा चुंबकीय और फेरी लोहा चुंबकीय। अब यदि हम इसमें बात करें कि सबसे पहले अनुचुंबकीय क्या होते हैं कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? अयुग्मित। तो सबसे पहले हमें यह बात करनी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बाद में प्रतिलोहा चुंबकीय है। इस प्रतिलोहा चुंबकीय में कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन तीनों में एक शब्द आता है डोमेन। क्या आता है? डोमेन। अब डोमेन की प्रकृति दर्शाई जाती है। डोमेन की प्रकृति कैसे दर्शाई जाती है कि जो भी आपके पास में लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इन लोहा चुंबकीय पदार्थों में डोमेन होते हैं, वे एक ही दिशा में होते हैं। यानी इनको दर्शाने का जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है, उनमें डोमेन की दिशा क्या होती है? एक ही दिशा होती है। यदि डोमेन की दिशा इस प्रकार से है तो वे क्या होंगे? लोहा चुंबकीय। प्रतिलोहा चुंबकीय में डोमेन हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। यानी डोमेन यदि एक इस तरफ है तो दूसरा किस तरफ रहेगा? इस तरफ। तीसरा वापस इस तरफ है तो चौथा किस तरफ रहेगा? इस तरफ। तो इनमें डोमेन की दिशा क्या होती है? एक दूसरे की हमेशा कैसे होती है? विपरीत होती है। जबकि जो फेरी लोहा चुंबकत्व हैं, अब फेरी लोहा चुंबकत्व में जो डोमेन होते हैं, उन डोमेनों में जो भी उनकी प्रकृति होती है वह समांतर और प्रतिसमांतर होती है। समांतर और प्रतिसमांतर का मतलब क्या है? यदि इस प्रकार से आपके पास में डोमेन की स्थिति है तो ये से मान लो ये 3 कंटिन्यू है तो वापस इस प्रकार से ये क्या रहेंगे? कंटिन्यू। तो समांतर और प्रतिसमांतर की स्थिति होती है। तो इस प्रकार से इनको कुल कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अनुचुंबकीय ठोस, यानी अनुचुंबकीय ठोस को हम किस प्रकार से पहचानते हैं और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुचुंबकीय ठोस की कि अनुचुंबकीय ठोस किस प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। नंबर 1, अनुचुंबकीय ठोस। अब अनुचुंबकीय ठोस क्या है? ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे? उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र की और दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। जो इनमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है उसमें किस ओर से आकर्षित होते हैं? दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अधिक मात्रा में ये फोर्स नहीं दर्शाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में आकर्षित होते हैं। उन्हें अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। तो इस प्रकार के ठोस को हम कौन से ठोस बोलते हैं? अनुचुंबकीय ठोस बोलते हैं। और यह भी कह सकते हैं तथा इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। और इनमें पाया जाने वाला जो गुण होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुचुंबकत्व कहते हैं। यानी इस ठोसों को तो अनुचुंबकीय ठोस बोलते हैं और इसमें पाए जाने वाले गुण के कारण इसको क्या बोलते हैं? अनुचुंबकत्व बोलते हैं। यदि हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें कि अनुचुंबकीय ठोस कौन कौन से होते हैं तो हम ये कह सकते हैं O2 है, Cu+2 है, Fe+3 है। तो इस प्रकार से जितने भी धातुएं हैं, जैसे इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो TiO है, तो जितने भी यौगिक होते हैं ETC, उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा जिनमें चुंबकीय क्षेत्र की जो
चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। और इस गुण को हम अनुचुंबकत्व कहते हैं। और इसमें ये एग्जाम्पल पाए जाते हैं O2Cu+2 Fe+3TiO आदि प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये होते हैं आपके पास में अनुचुंबकीय ठोस। इसके बाद में नंबर 2 बात करते हैं हम कि अनुचुंबकीय ठोस के बाद में था आपके पास में प्रतिचुंबकीय ठोस। प्रतिचुंबकीय ठोस। अब देखो प्रतिचुंबकीय ठोस क्या है। प्रतिचुंबकीय ठोस इनके क्या होते हैं, जस्ट विपरीत होते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित उपस्थित, जिनमें पाए जाने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन है वे कैसी स्थिति में युग्मित उपस्थित होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित उपस्थित होते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित उपस्थित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित नहीं होते हैं। यहां पे क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। उन्हें प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित उपस्थित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें हम प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। इस प्रतिचुंबकीय ठोस होता है तो इसमें पाए जाने वाले गुण को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। तथा इसमें उपस्थित गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं तथा इसमें उपस्थित गुण को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। यदि इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें कि प्रतिचुंबकत्व में कौन कौन से यौगिक पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं NaCl, HCl, C6H6 etc। यानी NaCl है, HCl है, C6H6 है, आदि प्रकार के यौगिक इसमें पाए जाते हैं। और उसमें कैसा गुण होता है, प्रतिचुंबकत्व ठोसों का गुण पाया जाता है। तो ये होते हैं आपके अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय ठोस। अब इसके बाद में हम बात करेंगे लोहा चुंबकीय ठोसों की, कि लोहा चुंबकीय ठोस किस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। लोहा चुंबकीय ठोस, तो उन्हीं की हम बात करते हैं अब कि लोहा चुंबकीय ठोस कौन कौन से हैं, किस प्रकार से उनको जाना जाता है। लोहा चुंबकीय ठोस। अब देखो लोहा चुंबकीय ठोस क्या है, ऐसे ठोस, यानी लोहा चुंबकीय ठोस वही ठोस होते हैं जो चुंबक क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। यानी ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तथा जिनमें डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित होते हैं,
डोमेन की प्रकृति कैसी है, एक ही दिशा में क्या होते हैं, डोमेन व्यवस्थित होते हैं। उस ठोसों को हम क्या कहते हैं, लोहा चुंबकीय ठोस कहते हैं। तो उन ठोसों को हम कह सकते हैं लोहा चुंबकीय ठोस कहते हैं। उन्हें लोहा चुंबकीय ठोस कहते हैं। अब यानी ऐसे ठोस जिनमें चुंबकीय क्षेत्र की ओर वे कैसे होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, तथा जिनमें डोमेन कैसे दिशा में होता है, एक ही दिशा में व्यवस्थित होता है, उन क्या कहते हैं, लोहा चुंबकीय ठोस कहते हैं। अब जो भी आपके पास में लोहा चुंबकीय ठोस होते हैं और लोहा चुंबकीय ठोसों में जो गुण पाया जाता है उस गुण को हम क्या कहते हैं, लोहा चुंबकता गुण कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं, इस गुण को लोहा चुंबकत्व का गुण कहते हैं। अब इस गुण को हम कौन सा गुण कह सकते हैं, लोहा चुंबकत्व का गुण कह सकते हैं। अब इसमें यदि हम डोमेन की बात करें, डोमेन किस प्रकार से होता है, तो डोमेन की हम ये कह सकते हैं कि ये डोमेन दर्शाने की प्रकृति है और इसमें सारे जो डोमेन होते हैं वे कैसे होते हैं, एक ही दिशा में पाए जाते हैं, इनकी दिशा एक ही समान होती है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, लोहा चुंबकीय ठोस कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं कि Fe लिख सकते हैं। उसके अलावा जैसे लोहे की प्रकृति आ गई, या आप लिख सकते हो CO, Ni आदि प्रकार के आप यौगिक इसमें लिख सकते हो। तो विशेष तौर से यही ध्यान रखना है कि ऐसे ठोस जिनमें चुंबकीय क्षेत्र प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और उनमें डोमेन की दिशा एक दिशा में व्यवस्थित होते हैं, उन ठोसों को हम क्या कहते हैं, लोहा चुंबकीय ठोस कहते हैं। ये होते हैं इनमें डोमेन, क्या होते हैं, डोमेन। यानी इनमें ऊर्जा का स्तर की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से होते हैं, एक समान रूप से व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए इनको लोहा चुंबकीय ठोस कहा जाता है। और इसमें हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि ये ठोस सामान्यतः चुंबक बनाने में काम आते हैं। कि जो लोहा चुंबकीय ठोस होते हैं, इन ठोसों को हम सामान्यतः किस रूप में लेते हैं, चुंबक बनाने में काम में लेते हैं। यह ठोस सामान्यतः चुंबक बनाने में काम में आते हैं। कि इन ठोसों को हम सामान्यतः चुंबक बनाने में काम में ले सकते हैं। क्या बनाने में काम ले सकते हैं, चुंबक बनाने में काम में ले सकते हैं। तो ये होते हैं आपके लोहा चुंबकीय ठोस। अब लोहा चुंबकीय ठोस के बाद में अगला आता है प्रतिलोहा चुंबकीय ठोस। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रतिलोहा चुंबकीय ठोस क्या होते हैं। प्रतिलोहा चुंबकीय ठोस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिलोहा चुंबकीय ठोस। प्रतिलोहा चुंबकीय ठोस। तो प्रतिलोहा चुंबकीय ठोस में हम ये कह सकते हैं, ऐसे ठोस जिनमें डोमेन एक दूसरे के विपरीत क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यानी ऐसे ठोस जिनमें डोमेन की प्रकृति क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें प्रतिलोहा चुंबकीय ठोस कहते हैं। अब एक दूसरे के विपरीत प्रकृति कैसी है कि यदि हम इस प्रकृति को दर्शाए तो एक दूसरे से भिन्न किस प्रकार से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख दिया आपने MnO। अब भिन्न कैसे हैं, ये डोमेन की प्रकृति दर्शाएंगे। तो डोमेन की प्रकृति में क्या है, एक दूसरे कैसे होना चाहिए, डोमेन विपरीत होना चाहिए। अब विपरीत की हम ये बात करेंगे कि एक क्रम यदि ऊपर की तरफ है, दूसरा क्रम किस तरफ रहेगा, इसके नीचे की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं जैसे एक इस प्रकार से, दूसरा ऐसे, ये एक दूसरे क्या रहेंगे, विपरीत क्रम में रहेंगे। अब प्रतिलोहा चुंबकीय के बाद में हम ये कहेंगे कि प्रतिलोहा चुंबकीय जो भी ठोस होते हैं, उन ठोसों में यदि हम कहें तो डोमेन की प्रकृति विपरीत हो गई। अब नंबर
अगला आता है 5 नंबर, उसको बोलते हैं फेरी लोहा चुंबकीय ठोस। अब फेरी लोहा चुंबकीय ठोस क्या है? ऐसे ठोस जिनमें डोमेन समांतर व प्रतिसमांतर समांतर व प्रतिसमांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें फेरी लोहा चुंबकीय ठोस कहते हैं। कि ऐसे ठोस जिनमें डोमेन समांतर व प्रतिसमांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं उन्हें फेरी लोहा चुंबकीय ठोस कहते हैं। अब इसमें यदि डोमेन की बात करें कि डोमेन की प्रकृति किस प्रकार से होती है, तो समांतर और प्रतिसमांतर की यदि हम बात करें तो ये कह सकते हैं ये एक समान है, तो ये इनके कैसे हो गए? विपरीत हो गए, तो इनको क्या बोल देंगे? प्रतिसमान। तो ये इनमें डोमेन की प्रकृति पाई जाती है, एक दूसरे कैसे पाई जाती है? विपरीत। 3 कंटिन्यू समान है, 3 कैसे हो गए? वापस विपरीत हो गए। तो इस प्रकार की प्रकृति को हम क्या कहेंगे? फेरी लोहा चुंबकीय ठोस। और जो भी आपके पास में फेरी लोहा चुंबकीय ठोस है, जिसमें आप एग्जाम्पल के रूप में ये लिख सकते हो Fe3O4, ये एक फेरी लोहा चुंबकीय ठोस है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो Mg+2 Fe, या इसको F2O4 भी लिख सकते हो, F2O4 भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास में फेरी लोहा चुंबकीय ठोस होते हैं। तो आपने 5 प्रकार के ठोस पढ़े हैं, और उन 5 प्रकार के ठोसों को आपको इन 3 में तो क्या किसका ध्यान रखना है? डोमेन का ध्यान रखना है, और उनमें उनकी एक प्रकृति का ध्यान रखना है। तो ये आपके होते हैं 5 प्रकार के ठोस। और अब इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट बचता है वह होता है पैरावैद्युता। अब यदि हम पैरावैद्युता की बात करें कि पैरावैद्युता को किस प्रकार से हम समझें, तो देखो सिंपल से शब्दों में हम ये कह सकते हैं पैरावैद्युता क्या होती है। तो पैरावैद्युता के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे क्रिस्टलीय पदार्थ पर उस पदार्थ में स्थायी वोल्टता स्थापित हो जाती है। कोई भी आपके पास में क्रिस्टलीय पदार्थ है, उस क्रिस्टलीय पदार्थ को एक बार तो आप गर्म करते हो, एक बार वापस क्या करते हो? उसको ठंडा करते हो। अब ठंडा करने के कारण उसमें एक अस्थायी रूप से क्या हो जाती है? वोल्टता स्थापित हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? पैरावैद्युता कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरावैद्युता कहते हैं। तो मैं उसकी एक बार परिभाषा लिख देता हूं आपके, भाई पैरावैद्युता किस प्रकार से समझाई जाती है। तो पैरावैद्युता की आपको केवल परिभाषा ध्यान रखनी है। पैरावैद्युता। अब देखो पैरावैद्युता के बारे में हम ये कहेंगे, जब किसी क्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म या ठंडा किया जाता है, जब किसी क्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म या ठंडा किया जाता है, गर्म या ठंडा किया जाता है, तो पदार्थ में अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, जिसे पैरावैद्युता कहते हैं। कि जब किसी क्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म या ठंडा किया जाता है तो उस पदार्थ में अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं? पैरावैद्युता कहते हैं। अब इस पैरावैद्युता में हमें यह ध्यान रखना है कि इस पैरावैद्युता के लिए कुछ महत्वपूर्ण पैरावैद्युतांक पदार्थ हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण पैरावैद्युतांक पदार्थ हैं कि महत्वपूर्ण पैरावैद्युतांक पदार्थ, तो महत्वपूर्ण जो पैरावैद्युतांक पदार्थ हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पैरावैद्युतांक पदार्थ है। जैसे आपने लिखा GAN, एक तो ये पदार्थ होता है। उसके बाद में यदि आप लिखते हो CSNO3, तो ये भी एक पैरावैद्युतांक पदार्थ है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो
वाइनिल फ्लोराइड, तो ये भी आपके पास में एक पैराविद्युतांक पदार्थ है। इसके अलावा आप लिथियम टनथैलेट भी लिख सकते हो, लिथियम टनथैलेट। तो इस प्रकार से ये आपके पास में पैराविद्युतांक यौगिक होते हैं। तो सामान्यतः यह आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बचते हैं जिसके हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक एक बार ये चैप्टर पूरा हो जाता है, जो भी इसमें कोई छोटा बड़ा क्वेश्चन बचा है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। और प्रत्येक बच्चा इसको अच्छी तरह से नोट्स बनाए और अच्छी तरह से इसको समझें। और आप लगातार जो YouTube पे आ रही क्लासें हैं उनको लगातार देखें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।